शब्द की उत्पत्ति क्या है, कैसे बना कला शब्द और कला का प्रयोग हमारे जीवन में क्या है, ये चीजें आप लोगों ने कल पढ़ी थी। और हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था कि काव्य को छोड़कर जितने भी चातुर्वर्ण्य कार्य हैं उनके लिए हम शिल्प शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह एक राइटर हुए हैं पाणिनि जी, ये संस्कृत के हैं और ये व्याकरणाचार्य हैं, इन्होंने व्याकरण लिखी है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में इन्होंने एक बात कही है कि ललित कला और उपयोगी कला दोनों कला का प्रयोग इन्होंने इसमें किया। इन्होंने भी कहा है कि कला दो प्रकार की, इन्होंने कहा कि ललित कला और उपयोगी, यानी दोनों की बात या दोनों की चर्चा अपनी इस पुस्तक अष्टाध्यायी में उन्होंने की। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि पाणिनि ने अपनी पुस्तक में कला में किस शब्द का प्रयोग किया है, तो ललित कला और उपयोगी कला का प्रयोग किया। इसके बाद एक है कौशिकी ब्राह्मण है, उन्होंने संगीत को शिल्प कहा। ठीक है, कौशिकी ठीक है, ये भी एक पुस्तक है। इसमें इन्होंने कहा है, क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि शिल्प यानी संगीत को भी इन्होंने शिल्प कहा। तो ये दो बातें रह गई कि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में ललित कला और उपयोगी कला ऐसे दो शब्दों का चयन किया है और वर्णन भी किया है। तो इससे भी पता चलता है कि पाणिनि के समय में भी कला शब्द की या चर्चा या विषय उन्होंने अपनी पुस्तक में लिया। इसके बाद कौशिकी ब्राह्मण, ये भी एक रचना है और संगीत को इन्होंने क्या कहा है, शिल्प कहकर पुकारा है। इसके बाद आ जाते हैं, हमारा नया टॉपिक चालू होगा। ये तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कला शब्द की उत्पत्ति, अब पढ़ेंगे कला के प्रकार। कला के यानी कला कितने प्रकार की है, इस बारे में आप जानकारी लेंगे। तो कला को देखा जाए, पहले जो हमारे मतलब भारतीय जो लेखक थे वात्स्यायन ने, तो वात्स्यायन ने अपनी पुस्तक इसमें कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया। इन्होंने कितने प्रकार की मानी है, 64। पुस्तक क्या थी इनकी, कामसूत्र। अक्सर पूछता है कि कामसूत्र के लेखक या रचनाकार कौन है, तो वात्स्यायन है। ठीक है, और शुक्र नीति में भी 64 प्रकार की कला बताई गई है। शुक्र नीति भी एक क्या है, इन्हीं की रचना है, शुक्र नीति सार। इसमें भी इन्होंने क्या कहा है, 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया। यानी अगर माना जाए तो कामसूत्र में भी 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन है और शुक्र नीति सार में भी 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन है। इसी के बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जो जैन लोग थे यानी जैनेतर लोग थे, तो जैनों ने कितने प्रकार की कला मानी है, इसके विषय में कहा गया। तो जो हम लोगों को जैन ग्रंथ प्राप्त होते, बहुत से जैन ग्रंथ लिखे गए हैं, तो जैन ग्रंथों में 72 प्रकार की कला का वर्णन किया है। 72 प्रकार की कला का वर्णन किया गया। हालांकि सबसे ज्यादा पूछा यही जाता है कलाएं कितने प्रकार की होती है, तो 64, क्योंकि सबसे पहले वात्स्यायन ने ही इनको विभाजित किया है। लेकिन अगर जैन ग्रंथों के अनुसार पूछ ले तो हमारे पास कितने प्रकार की कला है, 72 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। इसी तरह आगे एक राइटर आते हैं छेमेन। यस मैम।
क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक, ये भी भारतीय है, क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास, ये पुस्तक का नाम है। और अक्सर पूछा जाता है कला विलास किसकी पुस्तक है, तो क्षेमेंद्र की। और इसमें भी उन्होंने कितने प्रकार की कला मानी है, 64 प्रकार की कला का उल्लेख। देखिए क्वेश्चन पीजीटी में ऐसा नहीं कि वो साइंस के अनुसार ही 64 पूछेगा, पूछ लेगा आपसे क्षेमेंद्र के अनुसार कितने प्रकार की कला उन्होंने मानी है। तो ये आपको याद रखना है 64 प्रकार की मानी है, जिसमें उन्होंने किसको किसको जोड़ा है, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, अगर इनको भी जोड़ लेते हैं, अगर वो इसको भी जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ने के बाद उन्होंने कहा अगर हम इनका भी चयन कर लें तो हम समझिए कितने प्रकार मान लेंगे, 160 प्रकार मान सकते। लेकिन कला विलास में उन्होंने 64 प्रकार की कला का उल्लेख किया है। अच्छा, अब सुनार क्या है आपको, तो सुनार लोगों की कला होती है ना, क्या की कला होती है, बेवकूफ बनाने की नहीं मैम, हाँ गहने बनाने की, गहने बनाने की होती है। लेकिन इसी प्रकार सुनार कैसे सोना चुराता है, इसी प्रकार कहा गया है सुनार सोना कैसे चुराता है। अब इसकी भी उन्होंने कितने प्रकार, 64 प्रकार की कला बनाई है। इस सुनार 64 प्रकार का प्रयोग करके सोना चुरा सकता है, यानी उसके पास भी इतनी कलाओं का वर्णन या प्रयोग है। ठीक है, इसके बाद आती है वेश्या। वेश्या जानते हैं आप, दूसरे के पति को अपना पति बना ले या दूसरे के पति का हरण कर ले, या जो केवल नाच गाना नृत्य वगैरह ऐसी चीजें होती है, तो उन्हें वेश्या कहते हैं। सौतन नहीं, वेश्या किसी की नहीं होती, इसलिए उसे वेश्या कहते हैं। और सौतन का अर्थ होता है कि दूसरी पत्नी, एक ही पति के दो पत्नियां हो तो एक दूसरे को वो सौतन कहेंगे। ऐसा नहीं कि वो सौतन है तो हम सहेली हैं, ऐसा नहीं, दोनों सौतन के ही नाम से जानी जाएंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार वेश्या को भी 64 प्रकार की कलाएं आती हैं, 64 प्रकार की, कि वह पुरुष को बहलाकर कैसे घर कमाए। देखिए वेश्याओं का काम होता है अपना खर्चा चलाना, अपना जीवन चलाना, तो उनके पास भी कलाएं होती हैं कि पुरुषों को कैसे अपने वश में करना है, किस तरह से बहलाए और फुसलाए और अपने धन को इकट्ठा करके, मतलब धन उनसे कैसे पैदा करें, कैसे कमाएं और अपना जीवन चलाएं। ठीक, उसके लिए भी उनके पास 64 प्रकार की। ठीक, अब 64 क्या क्या है, अब डिवाइड करिएगा, आगे चल के ढूंढी होगी, देखिए। इसके बाद है लेखक। अब लेखक की बात करते हैं। लेखक अपनी लेखनी के द्वारा या अपनी रचना के द्वारा कैसे लोगों को मोहित कर सकता है, कैसे धोखा दे सकता है। बहुत सारी कहानी लिखते हैं ना, कैसे धोखा दे सकता है, प्रेम कथाएं पढ़ते हैं जी। और जाहिर सी बात उसकी रचना अगर धोखा देने वाली ऐसी होती, मतलब ऐसा लिखना, ऐसा करना
कि अधिक लोग पढ़े, अधिक लोग जाने, अधिक लोग खरीदे, तो वो भी किसी न किसी तरह से पैसा कमाने के लिए ऐसे अपनी लेखनी का प्रयोग करता है। यानी लेखक के लिए भी कह दिया गया कि इसके पास भी 16 प्रकार की कलाएं हैं कि वह धोखा दे सकता है या धोखे के द्वारा अपनी रचना के द्वारा धन कमा सकता है। इसके पास भी इतनी कला होती है। कितने प्रकार की? 16 प्रकार की। इसी प्रकार ललित कला व उपयोगी कला दोनों आ जाती है। अब इसके अंदर अगर देखा जाए, जो मैंने अभी तक आपको कलाएं पढ़ाई हैं, तो ललित कला और उपयोगी कला, ये दोनों कलाएं इसके अंतर्गत है। कला क्या? अच्छा, मन में एक सवाल होगा कि ये उपयोगी कला है ना। ललित कला तो एक डिवाइडेशन है कि बता दिया गया कि इसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, काव्य कला, संगीत कला, आदि कलाएं हैं। लेकिन उपयोगी का मतलब होता है उपयोग के ना, यानी जिनका आप प्रयोग करते हैं उसको भी ये कहा गया है कि दोनों क्या है, कला मानी जाती है और कला के अंतर्गत माना गया है। लेकिन कुछ विद्वानों में आगे चल के मतभेद हुआ, तो ललित कला के बारे में उन्होंने कहा है। अब हम पढ़ेंगे ललित कला। मतभेद क्या होता है कि जब किसी भी चीज का निर्धारण करना होता है तो सब विद्वानों के अपने अपने थॉट होते हैं या अपना अपना मत होता है कि वो किससे कैसे किस बात को बताएं। तो इसी तरह ललित कला, तो ललित कला के बारे में आप जानिए। तो ललित कला क्या है? तो पहले तो ये जानिए, ललित कला का उल्लेख भारतीय साहित्य में कहीं नहीं है। यानी ये जो ललित कला है इसका प्राचीन भारतीय शास्त्र में, भारतीय साहित्य में उल्लेख नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो ललित कला का जन्म हमारे भारतीय ग्रंथों में नहीं है, तो यानी ये यहाँ का उल्लेख नहीं है। लेकिन ललित कला का जो नामकरण है ये पाश्चात्य की देन है, यानी पाश्चात्य धारणा की देन है। क्या ललित यानी जो ललित कला का नामकरण हुआ वो कहाँ की देन है? पाश्चात्य। यानी इसका नामकरण पाश्चात्य कलाकारों ने या पाश्चात्य विद्वानों ने किया था कि ये ललित कला कही जाएगी। ठीक है, साहित्य में हमें अपने भारतीय नहीं मिलता है, लेकिन पाश्चात्य की देन थी तो जाहिर सी बात है भारतीय सौंदर्य हो चाहे ज्यादा। अब तो ये है कि हम पाश्चात्य को ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं। आधुनिक समय में हम पाश्चात्य शैली को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, वहाँ का पहनावा, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना पीना, फिर भी कहीं ना कहीं संस्कृति में भी पूरी तरह से वो हमारे विद्वान यानी हमारे कल्चर में ज़्यादा नहीं घुसा। अभी भी हम त्यौहार अपने ही हिसाब से, लेकिन हमने अपने पहनावे ओढ़ावे खाने पीने में बहुत परिवर्तन कर दिया, व्यंजनों में भी परिवर्तन आ गया। तो ये पाश्चात्य विद्वानों की देन थी कि ललित कला नाम उन्होंने दिया। अब इसी ललित कला को उन्होंने 5 भागों में ललित कला को 5 प्रकार बनाए। तो ये ऐसे कर दीजिए 5 प्रकार। कौन कौन सा कोई बताएगा? पहला है हमारा स्थापत्य कला। दूसरा है हमारा मूर्तिकला। तीसरी है हमारी चित्रकला। चौथी कोई बताया? कल पढ़ाया है। चौथी है हमारी संगीत कला। अच्छा, पांचवी बता। पांचवी
बताई गई है। पहला है स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और वास्तुकला। स्थापत्य कला क्या है? जैसे कि जो बिल्डिंगें, जैसे ताजमहल, लाल किला या विशाल मंदिर हैं, ये सब क्या है? ये स्थापत्य कला के अंतर्गत है। ठीक। मूर्ति कला क्या है? जो भगवान की मूर्तियां हैं या स्टेचू वगैरह बनाए जाते हैं, ये सब क्या है आपकी? मूर्ति कला। चित्रकला के अंतर्गत आपकी सारी पेंटिंग वगैरह ये सब आ जाते हैं, जो हम लोग कागज वगैरह पे धरातल या पुस्तक में करते हैं, वो सब हमारा इसके अंतर्गत चित्रकला। इसके बाद है संगीत कला, जो नृत्य, वादन, गायन है, ये सब क्या है? संगीत है। और काव्य क्या है? जो विद्वानों ने काव्य लिखे हैं, उनसे जो रसों की अनुभूति होती है, जो आनंद प्रदान होता है, उसे हम काव्य कला। यहाँ तक बात समझ में आ गई? लेकिन काव्य कला को लेकर फिर आगे विवाद हुआ। ललित कला का तो उदाहरण हो गया, नाम क्या था, चीजें क्या थी, लेकिन आगे चल के अब विवाद पैदा होता है कि काव्य क्या कला है। अब विद्वानों में ये भी मतभेद रहा कि हम काव्य को कला के अंतर्गत नहीं रख सकते। उन्होंने ये विवाद उत्पन्न कर दिया कि हम काव्य को कला नहीं रखते। तो इसके लिए पहले वास्तुकला ललित कला के अंतर्गत। अब पहला एक पॉइंट ये खड़ा हुआ कि पहले जो वास्तुकला थी, वह ललित कला के अंतर्गत। अच्छा, बस वास्तुकला क्या है? जैसे कि भवन निर्माण। हाँ, जैसे कि भवन निर्माण, यानी जब आजकल आपको कहते हैं ना नक्शा बनाना, आजकल बनाते हो ना, तो अब ये होता है वास्तु के अनुसार ये चीज यहाँ होनी चाहिए, वास्तु के अनुसार वो चीज वहाँ होनी चाहिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तुकला। ठीक। तो इसका मतलब पहले आगे थी, अभी इसका निर्धारण नहीं, अब इसको हम ललित कला के अंतर्गत नहीं। इसके बाद काव्य कला है या नहीं, जिसकी बात कर लेते हैं। काव्य, अब पहले तो इसको कह दिया गया काव्य जो है हमारी कला के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये अर्थ प्रधान और संगीत अर्थ प्रधान होता है। और इसी तरह इन्होंने संगीत के लिए भी बात करा है, क्या संगीत कला है? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? गायन, वादन और नृत्य, ये तीन चीज शामिल है। जब ये तीन चीज शामिल की गई, तो अगर ये अर्थ प्रधान है तो जाहिर सी बात है इसमें रसों का समावेश, और जब रसों का समावेश होगा तो आनंद की अनुभूति। इसी तरह जब हम गायन, वादन और नृत्य भी करते हैं, तब भी हमको रस की अनुभूति और आनंद मिलता है, इसलिए कला माना है। लेकिन ध्वनि प्रधान होने के कारण भी लोग इसका आनंद तो लेते थे, लेकिन बाद में कुछ विद्वान आए कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो इसके अंतर्गत कला को नहीं मानने के विषय में दो तीन राइटर थे, जैसे जयशंकर प्रसाद, और दूसरे आपके हुए रामचंद्र शुक्ल और नंद गुलाब। इन सब ने क्या कहा कि हम काव्य को कला नहीं मानेंगे। इन्होंने कहा काव्य कला नहीं। क्यों नहीं? इनका कहना यह था कि अगर हम इसे इसके अंतर्गत मानेंगे तो विवाद का विषय भी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यानी छोटी छोटी रचनाएं जो कवि अपने मनोविनोद के कारण करता है, तो क्या कला कही जाएगी? नहीं। तो किंतु प्राचीन विद्वान ने कहा है, आपके भर्तृहरि, इनके विवादों के बाद उन्होंने कहा कि काव्य कला से अलग माना जाए, क्योंकि साहित्य संगीत कला नहीं है। अगर साहित्य में कला संगीत नहीं है तो साक्षात वो पशु ही कहलाए। उन्होंने एक युक्ति कही थी, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुछ विषाण जीना, यानी अगर जिसके अंदर संगीत नहीं है, साहित्य की रचना करने की शक्ति नहीं है, तो वो कला के विहीन ही माना। फिर कुछ आगे विद्वान आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम काव्य को कला मानते हैं,
उनका कहना था कि हम काव्य को कला मानेंगे। अब वो क्यों मानेंगे? क्योंकि ये लोग संगीत, चित्र, काव्य तीनों कला मानते हैं। मतलब तीनों को ही मानते थे कि अगर ये है तो भाई आनंद की अनुभूति हो रही, तो जाहिर सी बात है ये कला है। तो जब इसका कारण अब आपस में विवाद तो होता ही गया, लेकिन निर्धारण कुछ नहीं। बस यही कहा जाता है कि काव्य को कुछ लोगों ने कला माना है और कुछ लोगों ने नहीं, जिसका कारण ये है कि भले ही मात्रा में अंतर हो, लेकिन काव्य को कला के अंतर्गत मानना उचित हो। विद्वानों ने कहा कि अगर संगीत, चित्र और काव्य तीनों का समावेशन है तो हम जो है काव्य को कला मानेंगे। ठीक। अब इसके बाद आपका एक ग्रंथ आता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसकी बात करते हैं। अब ये भी काव्य ही है। अब आपका आएगा एक रचना विष्णु धर्मोत्तर पुराण। देखिए ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक काव्य है, इसकी रचना हुई और इसकी रचना समथिंग 7वीं सदी में हुई। इसकी रचना का समय माना है 7वीं सदी के लगभग आसपास ये हुई थी। इनमें एक दृष्टिकोण ये हुआ कि तीनों का एक ही दृष्टि वर्णन है। यानी अगर हम तीनों कलाओं को देखें, चाहे वो संगीत हो चाहे काव्य हो, उनका दृष्टिकोण एक ही है, तो जाहिर सी बात है जब एक ही होगा और चित्त में रस भी उत्पन्न होगा, संगीत भी समझ में आएगा, और जो रस काव्य द्वारा उत्पन्न रसों से संबंधित बताया जाएगा वो जो है काव्य कला माना। इनका कहना ये था जहाँ पर संगीत और रस की अनुभूति होती है, उससे हम काव्य कला कहते हैं। देखिए यहाँ तक तो समझ रहे हैं कि कला के विषय में जो विवाद थे, क्या नाम था, क्यों था, कैसे था, ये चीजें आप समझे। अब आगे कुछ विद्वान होंगे जो कला के प्रति अपनी कुछ परिभाषाएं हैं, यानी अपने शब्दों को या कला को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अनेक अनेक परिभाषाएं दी हैं। जैसे प्लेटो हैं, कोचे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बड़े बड़े जितने भी विद्वान हैं, इन्होंने कला को अपने शब्दों में परिभाषित। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हेडिंग बनाते हैं, कला की अवधारणाएं या परिभाषा। अवधारणाएं का मतलब होता है उनकी स्वयं की जो धारणा हो उसे बताना और फिर उसे परिभाषित करना। तो हेडिंग डाल लीजिए कला की अवधारणा या परिभाषा। ये टॉपिक हम आपका कल कंप्लीट करवाएंगे आगे आने वाली क्लास में। ठीक है, तो क्योंकि आज यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि इन परिभाषाओं को जब हम पढ़ेंगे तो एक एक शब्द को समझेंगे कि किसके क्या थॉट थे और उन्होंने ऐसा कला के लिए क्यों। ठीक, तो आज के लिए